हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का फिर टॉपिक देखते हैं। तो देखिए आपका भू आकृतिक विज्ञान आपका चल रहा था, यानी भू आकृति विज्ञान आपका हम पढ़ रहे थे खंड 2 में। तो आपको पता है, जैसे कि इधर चैप्टर के नाम से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का हम लोग देख रहे हैं, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। मैंने आपको बताया था कि क्लास 11 में आपकी 3 बुक्स हैं। अब जब 3 बुक्स हैं तो एक एक करके हमें कवर करनी पड़ेंगी। तो ये फर्स्ट बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका इन्वायरमेंट भूगोल और इसमें आपका पूरा इंडिया का भूगोल दिया हुआ है, यानी भारतीय भूगोल हमें देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 2 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा 2 नंबर चैप्टर और 3 नंबर चैप्टर। अगर 2 और 3 चैप्टर आपने अच्छे से कवर किया हुआ है तो बस समझो आपका भूगोल इंडिया का काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, 50%, क्योंकि इसमें आपके नदी तंत्र, इसमें आपका हिमालय और आपका सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए, हिमालय वगैरह तो हम लोग देख चुके थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इस चैप्टर में हम 2 इसके जो हैं, देखिए जो आपका चैप्टर है इसको हमने 3-4 पार्ट में कवर करना है। ठीक है, तो इसको हम 3-4 पार्ट में कवर करेंगे, 4 में लगभग 4 में जाएगा, क्योंकि आज जो है इसके मैं आपके 2 पार्ट कवर करवा चुकी हूँ। आज ये आपका 3rd पार्ट है। तो 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो आपका कल वाले उसमें वीडियो में मैंने जो हिमालय पढ़ाया, और हिमालय के बाद से अब हम उत्तर भारत के मैदान देखने हैं तो वो हिमालय से जुड़े हुए ही आपको मैदान मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट इसका पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उसको देख लीजिए, ताकि इधर पे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। भू आकृति में हम लोग क्या क्या देखिए, भू आकृति में इन्होंने क्या किया था मोटे तौर पर, 1 मिनट इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि मोटे तौर पर इन लोगों ने इतने 6 प्रकार से इसको बांटा था। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में बांटा था, यानी हिमालय वो रखा है। उत्तर भारत के मैदान आपके बांट दिए थे। ठीक है, जो तीनों नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार बांट दिया था, कुल्फी वाला क्षेत्र। इसके बाद भारतीय मरुस्थल बांट दिए थे, यानी आपका राजस्थान वाला क्षेत्र। तटीय मैदान बांट दिए थे, जो तट के साइड मैदान है वो तटीय मैदान, और द्वीप समूह यानी आपके आइलैंड बांट दिए थे। तो चलिए, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, हिमालय हम सारा देख चुके थे, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ये सारी मैंने आपकी चोटियां, पर्वत श्रृंखलाएं जो भी है आपकी सारी करवा दी थी। और इसके बाद देखिए क्या देखना है हमें, तो इधर से हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये सारा कुछ हमारा हो चुका था। आज हमें देखना है दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय भी हमारा हो चुका था। इसके बाद आज हम देखेंगे उत्तर भारत के मैदान। तो आज हमें देखना है उत्तर भारत के मैदान। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है। तो देखिए, उत्तर भारत के मैदान जो 3 नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो जो आपकी 3 नदियों के तंत्र माने जाते हैं, तो कौन कौन से हैं? एक तो आपकी सिंधु नदी, एक है आपकी गंगा नदी, एक है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी है कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी क्या करती है, तिब्बत से निकल के जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, राज्य की लोकेशन आपको याद होना चाहिए, वहां से प्रवेश करके हमारे इंडिया में आती है, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके क्या करती है, उसमें BOB यानी बे ऑफ बंगाल में आपकी गिर जाती है। इसके बाद अगर गंगा की बात करें तो आपकी हिमालय से निकलती है, अधिकतर पूरी इंडिया में रहती है। ठीक है, बाद में बांग्लादेश में जाती है, थोड़ी बहुत वो जाती है, लेकिन अधिकतर इंडिया में रहती है। इसके बाद बात करें हम सिंधु की, तो सिंधु आपकी क्या करती है, तिब्बत से निकल के थोड़ी बहुत क्या करती है, जम्मू कश्मीर में बहती है, और जम्मू कश्मीर को पार करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पूरे पाकिस्तान में बहती है उधर पर। ठीक है, तो ये 3 नदियों के मैदान हमें पढ़ने हैं, और इन्हीं के द्वारा बनाए गए जो मैदान है वो आपके उत्तर भारत के मैदान कहलाते हैं। और गंगा जो आपके नदियों के तंत्र हैं वो 3rd पार्ट यानी तीसरे चैप्टर में दिए हुए, तो उसको कवर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसमें कैसे मैदान बनते हैं इसके, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप, यानी जो अपने साथ बहाकर निक्षेप लाती हैं उनको छोड़ देती हैं, उनको कहते हैं हम जड़ोल निक्षेप। तो ये जो मैदान है आपके उत्तर भारत के, इन्हीं के जड़ोल निक्षेपों के द्वारा बने हुए हैं। इस मैदान की पूरब से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर एवं इसकी औसतन लंबाई बता दें इधर पे, एवं इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, एवं जड़ोल निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 200 मीटर। देखिए क्या बता रखा है कि पूरब से पश्चिम दिशा, देखिए पूरब से पश्चिम क्या बता रखा है कि पूरब से पश्चिम। अगर आप इसकी लंबाई लगभग देखेंगे तो कितनी है, 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर। उत्तर भारत के मैदान याद रखिएगा। अगर आप इसकी इस प्रकार से चौड़ाई ज्ञात करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अभी जो उसमें फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो आपके हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के बाद आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इन दोनों के बीच में आपके उत्तर भारत के मैदान इन दोनों को अलग करते हैं। किनको, एक तो आपका हिमालय पर्वत और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर भारत के मैदान ही अलग करते हैं। तो इनका विस्तार कुछ होगा तो वही विस्तार है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है आपका, इसका विस्तार है तो पूरब से पश्चिम, या बोल दीजिए पश्चिम से पूरब, कुछ भी बोल सकते हैं, तो 3200 किलोमीटर है। और अगर इस प्रकार से इसकी चौड़ाई
चौड़ाई देखते हैं तो चौड़ाई इसकी कहीं कहीं पे 150 और कहीं कहीं पे आपको 300 मिल जाएगी। अब एक बात और देखिए, जड़ों निक्षेप की अधिकतम गहराई। अब आप गहराई देखिए इसकी, ठीक है। अब इसकी आप गहराई देखेंगी तो 1000 से 200 मीटर, यानी लगभग कहीं कहीं पे आपकी 1 किलोमीटर तो कहीं पे 2 किलोमीटर, कहीं पे 1.5 किलोमीटर, इस प्रकार से इसकी गहराई बन रखी है। अब आप बता सकते हैं कि देखिए मतलब 1000 से 2000 मीटर तक की गहराई, यानी जो जड़ों निक्षेप है वो बहुत ही जम के हैं, यानी बहुत ज्यादा जड़ों निक्षेप यहाँ पे आपके हैं इसके। अब देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो देखिए उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। अगर उसके आप भाग की जो बात करें तो भाबर, तराई और आपका जड़ों मैदान बांटे गए हैं। तो देखिए किस प्रकार से बांटेंगे, इधर से भाबर, तराई, फिर आपका आ जाएगा खादर, बांगर, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे आगे तो देखिए इधर पे भाबर, तराई, जड़ोल, ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांट दिया। लेकिन जो आपका जलोड़ मैदान है, जलोड़ मैदान, इसको फिर आगे चल के 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं खादर, एक को कहते हैं बांगर, ठीक है। एक को कहते हैं खादर, एक को कहते हैं बांगर। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये है आपका भाबर, ठीक है, और ये है बांगर। तो ये जो बांगर है आपका जड़ोर का, ये क्या है आपका जड़ोर का भाग है, और भाबर आपका अलग ही मैदान है। तो भाबर मैदान मिलेगा, फिर आपको तराई मिलेगा। इसकी दिशा देखिए, बता रखा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी सबसे पहले इधर पे आपको क्या मिलेगा, इधर पे आपको मिल जाएगा भाबर, ठीक है। इसका फिर कलर चेंज करूं मैं तो देखिए इधर पे मिलेगा आपको तराई के बाद मिलेगा आपको खादर के बाद मिलेगा आपको खादर के बाद इधर पे आपको मिलेगा बांगर। तो इस प्रकार से आपके 4 मैदान नीचे उत्तर से दक्षिण की साइड बंटते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा रीड करेंगे। अब इसमें देखिए जड़ोर, अब आप कहेंगे कि मतलब इसमें अंतर क्या है खादर और बांगर में। तो देखिए एक होती है आपकी नई जड़ोर, एक होती है आपकी पुरानी जड़ोर, ठीक है। अब आपकी नई जड़ोर होती है खादर और आपकी पुरानी जड़ोर होती है बांगर। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद करें, तो देखिए 1 मिनट के लिए नई जड़ोर के लिए आप क्या लिखेंगे, न्यू जड़ोर, यानी नई जड़ोर। तो आप लिखेंगे इधर पे नई जड़ोर, देखिए इधर पे लिखेंगे नई जड़ोर कौन सी है आपकी खादर, ठीक है, खादर है। और पुरानी कौन सी है, तो पुरानी है आपकी बांगर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि बांगर कौन सी, मतलब पुरानी जड़ोर का नाम क्या होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन आपका दे देगा पुरानी जड़ोर के लिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। तो पुरानी जड़ोर के लिए आपको बांगर लिखना है। अब आप देखिए इधर पर क्या है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक से देखिए क्या है कि देखिए नई जड़ोर खादर, नई जड़ोर क्या कहलाती है, खादर। कोई चीज नई है तो आप क्या करते हैं उसको, मतलब खाने की चीज कोई नई है, अगर मान लीजिए कोई खाने की चीज है, भजिया, मंगौड़ी या समोसा वगैरह, तो आप अच्छा गरम क्या खाएंगे, उसको ज्यादा खाएंगे, यानी खाते जाएंगे, मतलब नई है तो उसको आप खाते जाएंगे, ठीक है। और पुरानी हो जाएगी तो फिर मतलब आप नहीं खाएंगे, तो इसको दूसरे नंबर पे आप याद कर लेना पुरानी खादर। लेकिन इसको याद रखना कि अगर नई है भजिया, समोसा या कुछ भी अच्छा नया मिठाई वगैरह है, तो उसको आप क्या करेंगे, खाते जाएंगे, यानी आपको स्वादिष्ट लगेगी, तो उससे क्या आप याद रखेंगे, खादर। और इससे एक चीज और याद रखना, खादर जो आपकी होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई इसी प्रकार की बताई खाने पीने वाली, क्योंकि जो आपकी खादर मिट्टी होती है बहुत ज्यादा खादर जड़ोर उपजाऊ होती है। तो खादर जड़ोर अगर उपजाऊ होगी तो क्या होगी, इधर पे खेती भी ज्यादा होगी, यानी खाने पीने की उगाई अच्छी हो जाएगी, क्योंकि खेती जो आपकी होती है गेहूं चावल वगैरह की अच्छी होगी, ठीक है। तो खादर आपकी ज्यादा उपजाऊ होता है। एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इन 4 मिट्टी में सबसे उपजाऊ कौन है, तो याद रखिएगा खादर, ठीक है। और खाते जाना मतलब ये नई है, ठीक है, नई जड़ोर है। और बांगर आपकी थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है खादर की अपेक्षा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी खादर होती है, दूसरे नंबर पे आपकी बांगर होती है। तो खादर बांगर के ही मैदान होते हैं जहाँ पे आपकी अच्छी खेती होती है। बल्कि ये वाली तो आपकी आगे देखेंगे कि इसका क्या है, एक तो आपकी दलदली पड़ जाती है, एक में नदी ही गायब हो जाती है। चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भाबर की। तो जो भाबर है 8 से 10 किलोमीटर का मैदान है, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा है, इसकी चौड़ाई की, यानी अगर इधर उत्तर से बात करें तो इस प्रकार से इसकी जो ये वाली चौड़ाई है भाबर की, ये 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिमालय से जुड़ा हुआ है सब। अब क्या करती है कि जो नदियां होती हैं, शिवालिक जो आपका हिमालय का भाग है, शिवालिक से उतरते ही नदियां क्या करती हैं, मैदान में आती हैं। अब मैदान में आती हैं तो इनको फर्स्ट मैदान भाबर का ही मैदान मिलता है। और जब इन्हें भाबर का मैदान मिलता है
तो देखिए जो बड़े बड़े पत्थर होंगे या छोटे छोटे, आप खुद सोचिए, जिनका साइज बड़ा होगा ये सबसे पहले उनको छोड़ेंगी, या जिनका साइज छोटा छोटा होगा चिन्नू चिन्नू सा उनको छोड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या करती हैं नदियां, सबसे पहले बड़े पत्थरों को छोड़ देती हैं, क्योंकि इनकी जो धारा है उनकी गति कम हो जाती है। जब धारा की गति कम होगी तो ये जो वजन लिए हुए हैं, जो ढो ढो के पत्थर ला रही हैं, उनको छोड़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका वजन भारी है। तो इन्होंने इनको क्या किया, भाबर के मैदान में ही इन पत्थरों को छोड़ देती हैं। और ये जो छोटे छोटे हैं इनको अभी और ले जाती हैं, इनको ले जाने की शक्ति है इनमें, तो ले जाएंगी आगे। लेकिन बड़े पत्थर होने की वजह से भाबर के मैदान में बड़े पत्थरों को इधर पे छोड़ देती हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप शिवालिक से नदी नीचे आएगी और इन्हें भाबर के मैदान मिलेंगे, तो भाबर के मैदान में अगर आप जाके देखेंगे ऋषिकेश में, तो आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। क्या मिलता है इधर पे? बड़े बड़े पत्थर। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे छोड़ती हैं, निक्षेप कर देती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बड़े पत्थर ले जाने की शक्ति इनमें अब नहीं बची है, तो छोटे छोटे पत्थर को अभी और आगे तक ले जाती हैं। तो देखिए क्या है, इस प्रकार से आपकी शिवालिक फैली हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको शिवालिक मिलेगा। उस शिवालिक के गिरिपाद यानी शिवालिक के जस्ट नीचे पैरों में इधर पे आपको क्या मिलेगा, भाबर के मैदान मिलेंगे। तो 8 से 10 किलोमीटर है मेरे ख्याल से समांतर, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े बड़े सैल तथा गोलास में जमा कर देती हैं। वही चीज बता रखा है कि हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो बड़े बड़े जलभार बना देती हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े सैल छोड़ देती हैं। सैल यानी बड़े बड़े गोलास में पत्थर छोड़ देती हैं यहाँ पे, और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। अब पहली बात ये क्या करती हैं कि जैसे ही शिवालिक से आई, अब 1 मिनट रुकिए, इधर पे आप इस प्रकार से बना हुआ देखिए, इधर पे बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, इधर पे बड़े बड़े पत्थर इन्होंने छोड़ रखे हैं। अब आप बताइए कि आपने एक बड़ा बड़ा पत्थर ले रखा है अपने घर में, अगर आप बड़े बड़े पत्थर का ऐसा मैदान लेते हैं, इतना आपने रख लिया, और छोटा आपने बालू का या किसी का भी रख लिया, तो जो बड़े पत्थर है उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें सांस जो है इधर पे इसमें जो जगह है, इसमें देखिए इधर में जो जगह है वो पानी सोखने की अच्छी है, यानी जो पत्थर पे आप पानी डालेंगे बड़े बड़े पत्थर, वो पानी क्या होगा, नीचे की साइड पूरा चला जाएगा, यानी ऊपर नहीं रहेगा बल्कि नीचे की साइड पूरा पानी निकल जाएगा। तो वही इधर भी कंडीशन निकलती है आपकी कि जैसे ही शिवालिक से नीचे नदी आती है और भाबर के मैदान में आती है, तो भाबर के मैदान में पत्थर छोड़ती है और इसका जो पानी होता है नीचे की साइड इसमें लुप्त हो जाता है। और ये पानी लुप्त है, पानी उधर से खत्म नहीं हुआ ना सूखा है। ठीक है, पत्थर का साइज बड़ा होने के कारण नीचे की साइड पानी सोख लिया गया है पत्थरों के द्वारा, यानी पानी जो है वो नदी जो है आपकी नीचे की साइड से बहेगी। ठीक है, ऊपर पत्थर दिखाई देंगे, लोगों को नदी नहीं दिखाई देगी, ऊपर पत्थर दिखाई देंगे भाबर के मैदान में। और जैसे ही भाबर का मैदान खत्म होके तराई का मैदान आता है, और तराई के मैदान में जो होते हैं पत्थर छोटे छोटे होते हैं, तो पत्थर छोटे होने के कारण क्या होगी, नदी फिर से निकल के उधर पर बाहर आ जाएगी। यानी अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि शिवालिक से निकली नदी भाबर में इधर पे गायब, इधर पे फिर से निकलेगी। ठीक है, इधर पे देखिए इधर से फिर से निकलेगी तराई के मैदान में। ठीक है, तो क्या होती है, इस वाले क्षेत्र में भाबर के क्षेत्र में नदी गायब होती है। ठीक है, भाबर के क्षेत्र में नदी गायब होती है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि भाबर तराई बांगर खादर में कौन से भाग में नदी गायब हो जाती है। तो देखिए भाबर याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्यों होती है। अब इसका अगर रीजन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इधर पर बड़े बड़े पत्थर होने के कारण ये जो इनकी सोखने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो सोखने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि पूरी नदी को नीचे से ही बहा ले जाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर नदी वहां पे दिखाई ही नहीं देती है भाबर के मैदान में। चलिए आगे देखते हैं, इसमें गोलास में जमा होते हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। तो किसमें, भाबर के मैदान में। अब भाबर के दक्षिण में जस्ट तराई क्षेत्र मिलेंगे आपको, तो इधर पे तो आपको भामर मिल गए। भामर के बाद जैसे ही आप नीचे की साइड इधर पे आएंगे तो आपको जस्ट मिलेगा नीचे दक्षिण में तराई। तो तराई के ऐसे भी पूछता है, कभी कभी पता कैसे पूछता, तराई के उत्तर में कौन से मैदान मिलेंगे। तो बताइए तराई के उत्तर में आपको कौन से मैदान मिलेंगे। ठीक है, तो तराई के उत्तर में आपको कौन से मिलेंगे, तो तराई के उत्तर में आपको भाबर मिलेंगे। पूछ लेता है तराई के दक्षिण में कौन से मिलेंगे, तो तराई के दक्षिण में आपको जड़ोड़ मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूछता है। तो आगे देखिए पे तराई के क्षेत्र मिलेंगे भाबर के दक्षिण में। उनकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 10 से 20 किलोमीटर की। उसकी कितनी थी, 8 से 10 किलोमीटर। तो अब देखिए इधर पे क्या होगा कि इधर पे जो पत्थर का साइज होगा, बड़ा बड़ा पत्थर तो वो छोड़ के आई है, कहाँ पे, भाबर में छोड़ दिया नदी ने, लेकिन तराई के क्षेत्र में छोटा छोटा पत्थर लाएगी। अब जब छोटा छोटा पत्थर लाएगी तो उधर पे दलदली क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि पत्थर छोटा छोटा है, पानी ऊपर के साइड भी रहेगा, कुछ नीचे की साइड, यानी एकदम दलदली भूमि रहेगी। ठीक है,
दलदली भूमि रहेगी 10 से 20 किलोमीटर में, और इधर पर दलदली भूमि रहेगी तो क्या है, कीड़ा ज्यादा रहेंगे, यानी आपका मच्छर वच्छर यहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी डेंगू यहाँ पे हद से ज्यादा फैलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जबकि अब बताइए आपके बगल में जैसे नाला वाला घर के बगल में होता है तो क्या होता है, मच्छर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये दलदली क्षेत्र बना दी, तो दलदली क्षेत्र बनाने के कारण बहुत ज्यादा मच्छर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे डेंगू की शिकायत आपके अधिकतर मिलती है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकल आती हैं। किसमें? जो भाबर में लुप्त हो गई थी, जो गायब हो गई थी जादू से, वो कहाँ आई, कैसे आई, कहां से निकल के आ गई? ये तराई में निकल के आ गई। ठीक है, तराई में प्रकट हो गई, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी इनकी जो वाहिकाएं वो सोखने की शक्ति थी वो इधर पर कम पड़ गई। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा कैसा बनेगा? तराई का क्षेत्र अनूप बन जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका होता है। अब दलदली अच्छे क्षेत्र है, वहां पे मिट्टी बन चुकी है। ठीक है, मिट्टी बना ली, और मिट्टी तो है ही, और नदियां भी तराई में निकल के आ जाती हैं, तो पानी भी हो गया, यानी दलदली क्षेत्र बन गया। अब दलदली क्षेत्र बनेगा तो क्या होगा? चौमासे का मौसम में जो आपका कहीं कहीं पे दलदली क्षेत्र होता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे आपके खरपतवार ज्यादा निकल के आते हैं कि नहीं आते हैं, तो यहाँ पे भी प्राकृतिक वनस्पतियां आपको हद से ज्यादा मिलती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि अगर पूछे कि इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आपको तराई के क्षेत्र में ही मिलेगी। तो तराई के क्षेत्र में दलदली पाई जाती है, आपकी दलदली क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पे जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा मिलती है। अब बताइए, प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगल टाइप का है, तो जंगल टाइप का है तो वन्य प्राणी भी मिलेंगे कि नहीं, यानी उनका आवास भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दिमाग लगाने की बात है कि अगर उधर प्राकृतिक वनस्पति है तो आपको सांप बिच्छू और हर पक्षी अक्षी मतलब सब कुछ उधर पे आपको मिल जाएगा, यानी वन्य प्राणी ज्यादा मिलेंगे। अब देखिए, तराई के दक्षिण में मैदान जो है, मैंने अभी आपको बता दिया था तराई। ठीक है, तराई के अगर उत्तर की बात करें तो क्या मिलेगा? उत्तर में मिलेगा आपको भाभर। क्या मिलेगा? भाभर। अगर दक्षिण की बात करें तो क्या मिलेगा आपको? दक्षिण में आपको मिलेगा जड़ोर। अब जड़ोर 2 प्रकार का होता है, उसको हम फिर से देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जड़ोर में बांगर खादर होता है। ठीक है, बांगर खादर भांगर तराई, ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। ठीक है, मिक्स हो रहा है बोलने में, आप लोग याद रखना। सबसे ऊपर है भाभर। ठीक है, भाभर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर है खादर। तो देखिए, जो पुराने एवं नए जड़ोर से बनी होती है, यानी तराई के दक्षिण में जो मैदान मिलते हैं वो जड़ोर के मैदान मिलते हैं। अब जड़ोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन इसका, तो क्या कर दिया? बांगर। ठीक है, और कर दिया खादर, खाते जाओ यानी नई जड़ोर। ठीक है, और ये बांगर मतलब पुरानी जड़ोर। तो उपजाऊ कौन सी होती है खाने के चक्कर में? खादर। ठीक है, और कम उपजाऊ कौन सी मिलेगी? बांगर। ठीक है, और देखिए ये मैदान कैसे बनते हैं। अब आप कहेंगे बांगर खादर किस प्रकार का है? क्या होता है कि जो नदियां होती हैं, जैसे नदियों में चौमासे का पानी आ जाता है, जैसे बरसात के दिन आ जाते हैं, तो मान लीजिए नदिया का क्षेत्र इतना है। ठीक है, और जब इसमें क्या होता है, अभी नदियां चौड़ी पड़ जाएंगी, नदी जो होती है एकदम चौड़ी हो जाती है। कब चौड़ी होती है? तो आप कहेंगे कि चौमासे के मौसम में, बरसात के मौसम में चौड़ी हो जाती है, तो हो गई चौड़ी। ठीक है, अब चौड़ी होने के कारण इतना इसने क्षेत्र और कवर कर लिया। ठीक है, अब चौड़ी हो गई एकदम खाई पी हुई जैसी। अब चौड़ी होने के कारण क्या होगा, अब जैसे ही पानी इसमें कम होता है तो फिर अपनी सामान्य स्थिति ले लेती है और फिर से इधर तक आ जाएगी। अभी जो क्षेत्र बचा है, अब ये वाला जो क्षेत्र बचा है, देखिए 1 मिनट के लिए, ये वाला जो क्षेत्र बचा है, इधर पे क्या बनेगा? इधर पे मतलब मिट्टी छोड़ जाएंगे, यानी उपजाऊ मिट्टी अच्छी छोड़ देंगी। तो जैसे ही नदिया के जस्ट बगल में जो क्षेत्र होता है, ये होता है आपका, क्या मिलेंगे आपको इधर पे? खादर के मैदान, यानी खादर जरूर मिलेगी, यानी अधिक उपजाऊ। अब क्या होता है, जैसे इसने मैदान छोड़ा, ठीक है, खेती पाती यहाँ पे बन रखी थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इधर पे खेती नहीं हो रखी होगी। ठीक है, फसल कट गई होगी। अब जो बीच में गैप आता है फसल कटने से और नदी के फैलने के बीच में जो गैप आता है, तो इधर पे क्या होगा, इधर की जो मिट्टी है वो क्या होगी? कटाव करना स्टार्ट कर देगी, यानी थोड़ी बहुत उड़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उड़ेगी। अब उड़ेगी जस्ट, तो देखिए 1 मिनट के लिए मैं इसको फिर से बनाऊं। ये रही नदिया का इतना मैदान मान लीजिए, फिर इसको इधर से इधर तक मान लीजिए, फिर इसको इधर से इधर तक मान लीजिए। अब इसको आपको समझने में आसानी पड़ेगी कि ये रहा आपका पहले का, ये रहा आपका बाढ़ आने पर, या फिर बाढ़ कब आती है आपकी? बरसात के मौसम में, तो बाढ़ आने पर ये क्षेत्र रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, सॉरी, ये क्षेत्र आपका बाढ़ आने का बना रहा। ठीक है, ये क्षेत्र आपका बाढ़ आने का हो गया। अब जब बीच का मैदान, बीच का जो समय रहेगा, कौन सा समय? फसल कटने के बाद और बाढ़ आने या फिर नदी के फैलाव होने से पहले, तो वो जो मिट्टी है वो उड़ उड़ के
क्या करेगी, बगल पे जाएगी। अब उड़ उड़ के जैसे ही बगल में जाएगी तो क्या होगा, इधर पे कुछ मैदान बनेंगे, मिट्टी उड़ेगी इधर से, इधर पे मिट्टी रुक जाएगी। तो ये जो मैदान बनते हैं, ये जो मिट्टी उड़ उड़ के जाती है, ये मैदान बनते हैं बांगर के, यानी पुरानी जड़ोर के। यानी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि खादर आपको कहाँ मिलेगी, तो जस्ट नदी के बगल में मिलती है हमें खादर, ठीक है, और उसके ही बगल में मिलती है हमें बांगर। तो खादर बांगर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बांगर, खादर से बांगर कैसे बनती है। तो इतनी चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इधर पे बन गई आपकी बांगर, और ये जब पुरानी मिट्टी है तो पुरानी मिट्टी के कारण इसका जो उपजाऊपन है वो कम रहता है, ठीक है। बांगर आपकी किस प्रकार से, नदी के फैलाव से भी बन जाती है बांगर, या फिर कहीं कहीं पे बाढ़ भी आती है तो वहां पे भी बाढ़ आती है, और फिर एकदम जैसे ही बरसात का पानी कम होता है तो नदी अपनी सामान्य स्थिति में आती है, और जैसे ही नदी अपनी सामान्य स्थिति में आएगी तो ये मैदान बनेंगे किसके, खादर के। मेरे ख्याल से आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीप पे पठा, इधर पे नहीं, इधर से देखना है हमें इसको। अब देखिए क्या है, इस मैदान में नदी की पूर्ण अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां। तो ये स्थलाकृतियां आपकी कौन कौन सी हैं, तो देखिए बालू, रोधिका, विसर्प, विसर्प तो मैंने आपको बताया था, गोखुर झील, ठीक है। वो विसर्प के द्वारा जो आपकी गोखुर, इस प्रकार से गोखुर झील या चाप झील इसको बोलते हैं। देखिए मैं इसको आपको फिर से बना के दिखाऊं। इस प्रकार से नदी आई, इस प्रकार से नदी आई, ठीक है, इस प्रकार से चलती आ रही थी नदी। अब नदी तो चलती रही, अब इसने क्या किया, इसको इधर से खत्म कहानी इसकी कर दी। जब पानी मान लो जी कम होगा, पानी इसमें कम हो गया तो इधर से इसकी खत्म कहानी। अब खत्म कहानी के बाद क्या होगा, इधर से चलना स्टार्ट कर देगी, इसी प्रकार से निकलना स्टार्ट कर देगी। तो जो झील बनी, कौन सी झील, ये जो झील बन चुकी है आपकी, यही तो आपकी विसर्प के कारण बनी हुई झील आपकी गोखुर झील, या फिर उसको हम कभी कभी चाप झील भी कहते हैं। चाप क्यों, क्योंकि ये चाप के टाइप की है, ठीक है, इस प्रकार से चाप जैसा लगा हुआ है तो इसको हम चाप झील भी कह देते हैं। गुम्फित नदियां, गुफाओं जैसी नदियां आपकी, तो ये जो आपके हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है गुम्फित नदियों की आकृति, मतलब इसका चित्र देखेंगे आप लोग तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियों द्वीप तथा बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें जो आपका असम राज्य है, तो असम में तो ये अधिकतर बहती है, हमारे इंडिया के असम में ही अधिकतर बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र में जो द्वीप है, जो आपका सबसे बड़ा द्वीप, नदी, सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप जो आपके होते हैं, द्वीप आपने यानी आइलैंड आपने देखे होंगे। आइलैंड क्या होते हैं आपके, एक स्थल का वो भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसको हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्थल का भाग आपको कहाँ पे मिलता है, ऐसा अधिकतर आपको समुद्रों में मिलता है, लेकिन आपका ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है, ठीक है, समुद्र में नहीं बल्कि नदी द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है, माजुली द्वीप। तो इसको याद रखिएगा, एक तो इंडिया में पाया जाता है, और आपको स्टेट पूछे तो असम, और नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। अब इधर पे एक बात ये है ना, अब बाढ़ क्यों आती है कि ये जो आपकी नदियां हैं, जो आपकी हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं, ये बारहमासी नदियां, यानी 12 महीने बहने वाली हैं, यानी 12 महीने इनमें पानी रहता है, कभी सूखती नहीं है, ठीक है। बल्कि आपकी जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो आपकी मौसमी नदियां हैं, और मौसमी होने के कारण उनमें पानी बहुत कम हो जाते हैं, कभी कभी सूख भी जाती हैं। लेकिन ये जो आपकी हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं, ये नहीं सूखती हैं। क्यों नहीं सूखती हैं, क्योंकि भाई ये ग्लेशियर से आती हैं, ठीक है। इनका ऐसा तो है नहीं कि चौमासे के महीने में आए, जैसे जून जुलाई में तो वो आ गई, तो ऐसा तो इनका है नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य पानी बना रहता है, और जैसे ही आपका मौसम आता है बारिश का, तो बारिश का मौसम आते ही इसमें आपको पता है, बारिश का मौसम आते ही इसमें पानी बढ़ जाता है, और जब पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इधर पे बाढ़ आने लगती है। बाढ़ यानी अपना विस्तार कर देता है। तो वही बता रखा है कि यहाँ पर ज्यादातर क्षेत्र समय समय पर बाढ़ आती रहती है। और आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि जो हमारा मेघालय है, ठीक है, मेघालय यानी मेघधन आलय, यानी मेघ मीन्स क्या होता है आपका, मेघ मीन्स बादल, आलय मीन्स घर, यानी बादलों का घर हो जाता है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में अगर आपसे पूछे तो देखिए मेघालय की एक इसमें चीज किया है, इसमें बार बार आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो आपका इंडिया में मौसिन राम नाम से है, ठीक है, मौसिन
मौसिन राम कहाँ पाया जाता है आपका मौसिन राम क्षेत्र? तो मिलेगा आपको मेघालय में। पहले आपका चेरापूंजी था, अब आपका मौसिन राम हो गया। तो ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगर आपको मौसिन राम नहीं मिलता है तो आप चेरापूंजी भी लगा सकते हैं। दोनों क्षेत्र आपके मेघालय में है, तो याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है आपका मौसिन राम। ठीक है, तो वहां पे तो आपका स्वाभाविक है बाढ़ आना। और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बना देती है। अभी क्या करेगी, नदी जो होती है इस प्रकार से चलती आ रही है, इसने अपना रास्ता इधर कर लिया इधर कर लिया, तो उस प्रकार से आपकी कुछ गुम्फित वाहिकाएं बनती रहती हैं। अब देखिए क्या है आपका उत्तरी मैदान। अब हम बात करेंगे और उत्तरी मैदान के। तो उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदी, जो विशाल नदी हैं बड़ी बड़ी, अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो जो देखिए पहली बात तो जो उत्तर भारत में जो नदियां बहती हैं वो सारी की सारी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और जब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं तो गिरने से पहले समुद्र में उधर पर डेल्टा बना देती हैं। डेल्टा पता है आपका कैसा बनता है? यानी जो भी उसमें मलबा वगैरह लिए होती हैं, जो भी निक्षेप लेती हैं, जो भी मतलब ले जाती हैं एकदम, मतलब इन्होंने क्या किया कि पत्थर वगैरह जो भी लेके जाती हैं, मिट्टी वगैरह सारा कुछ वहां पे छोड़ देती हैं समुद्र के गिरने से पहले। तो समुद्र में गिरने से पहले सब छोड़ देंगे वहां पे, और जो छोड़ती हैं वहां पे उससे बनता है डेल्टा। ठीक है, तो जो डेल्टा है आपका इस सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। और आपको पता है पश्चिम बंगाल में है, लेकिन सब लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका पश्चिम बंगाल से ज्यादा क्षेत्र इसमें बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह पे आपका सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति का डेल्टा है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। इस चीज को याद रखिएगा। कौन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि सिंधु तो आपकी कहाँ है? पंजाब, वो पंजाब नहीं, सिंधु जो है आपकी पाकिस्तान में चली जाती है, तो वो तो इधर पे आती ही नहीं है, वो तो आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये दो नदियां जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी? गंगा, गंगा, गंगा के साथ आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। और दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा ये मैंग्रोव वनस्पति का यही बोला जाता है। आगे देखिए, सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है। सपाट तो है, लेकिन देखिए इधर पर क्या है, इस जिसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? 50 से 100 मीटर। यानी इसकी ऊंचाई कुछ ऐसी नहीं है कि बड़ी ऊंची ऊंची जगह है और वहां पर समुद्र में नदी जाके गिरती है। बड़ा ही मतलब सपाट मैदान है, बहुत ही कम ऊंचाई है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच विभाजक है। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, हरियाणा और दिल्ली नदी, वो सॉरी हरियाणा और दिल्ली राज्य। ठीक है, अब देखिए जो राज्य है इनमें आपका जो है ये विभाजन का कार्य करते हैं। किन किन के बीच? ये आपका सिंधु तथा गंगा के बीच। एक मिनट, अगर आप इसको देखेंगे मैप में कहां पे दिया हुआ है, तो इधर पे तो नहीं दिया हुआ है। एक मिनट, मैप आपका सबसे आगे दिया हुआ था, देखिए इधर पे भी नहीं है। मैप आपका ये रहा, तो देखिए क्या है आपका, तो इधर पे आपके सिंधु जो है आपका ये रहा आपका सिंधु का, और ये रहा आपका क्या है, ये गंगा यमुना वगैरह आपका गंगा का। तो इधर पे आपका दिल्ली और हरियाणा मिलेगा। ठीक है, तो ये दिल्ली और हरियाणा जो राज्य हैं, ये दिल्ली और हरियाणा ये क्या करते हैं, ये विभाजक का कार्य बन जाती है। यानी ये बांट देते हैं किसको? गंगा के तंत्र को और आपका सिंधु के तंत्र को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि सिंधु और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है वो किन दो राज्यों के बीच, मतलब कौन से दो राज्य से जो इनको विभाजित करता है इन दोनों तंत्रों को? तो दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरीज है और आपका हरियाणा राज्य है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। इधर पे हो चुका था, एक मिनट, ये भी आपका हो चुका था, प्रादीप पठान नहीं, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तरी भारत के मैदान से इधर पे देखिएगा, इस सुंदरबन का डेल्टा हम लोग देख चुके थे, और इसको नोट कर लेना, हरियाणा तथा दिल्ली। ठीक है, ये मतलब विभाजक का कार्य करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। अब इसको फिर से मैप दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है नदी में कि जो आपकी इस प्रकार से इधर से मान लीजिए कि आपका क्या है, तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत है, मान लीजिए तिब्बत है, और इधर से निकली गंगा, वो सॉरी इधर से निकली आपकी ब्रह्मपुत्र। अब जैसे ही ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत में इस प्रकार से घूमेगी, घूमती जाएगी और तीव्र मोड़ लेती है। कहां पे तीव्र मोड़ लेती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये तीव्र मोड़ लेती है और घुसती है कहां पे? इस प्रकार से घुसती है ये इंडिया में। अब इस प्रकार से जब घुसती है तो अब देखिए, अगर आप दिशाओं का निर्धारण करेंगे तो क्या रहेगा, पूरा पश्चिम
उत्तर दक्षिण। तो इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी से पूरब उत्तर पूर्व, तो ये दिशा तो आपकी उत्तर पूर्व हो गई और बहती कहाँ पे है, ये दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से आती हुई इस प्रकार से बहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती है। ठीक है, इसको देख लिया। अब देखिए, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले अब इसने क्या किया, असम में बहती है अधिकतर, असम में बहने के बाद क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या करती है, धुबरी के समीप, नाम याद रखिएगा, किसके समीप, धुबरी के समीप। यह नदी दक्षिण की ओर 90 अंश का मोड़ ले लेती है। कितना, 90 अंश। 90 अंश आपको पता है, बिल्कुल इस प्रकार से होता है 90 अंश। चलिए इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। अब जैसे ही हम इसका मैप से देखेंगे तो इसको पहले इसको खत्म करने दीजिए, फिर मैप से देखेंगे। ये मैदान उपजाऊ जड़ों और मिट्टी के बने होते हैं, तो यहाँ पे जो जड़ों निक्षेप हो जाते हैं तो ये मैदान आपके उपजाऊ हैं, जहां पर कई प्रकार की फसलें, कौन कौन सी आपकी, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाया जाता है, तथा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। ठीक है, अगर इंसान को कहीं रहना है तो उसको क्या चाहिए, उधर का जो है, उधर की जो जमीन है अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान वाला सिस्टम होना चाहिए। तो ठीक है, अगर समतल मैदान है तो मकान अच्छे से लोग बाग बना सकते हैं। ठीक है, अगर समतल मैदान है और जमीन उपजाऊ है तो खेती लोग बाग अच्छे से कर सकते हैं, और अब खेती पाती अच्छे से कर लेंगे, घर मकान बनवा लेंगे। ठीक है, और जूट वगैरह यहाँ पे उत्पादित होता है, कपास का उत्पादन होता है, तो रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ इधर पे अच्छे से लोग बागों का हो जाता है। और जब रोटी कपड़ा और मकान का अच्छे से जुगाड़ हो रहा है तो जनसंख्या घनत्व, यानी वहां पे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा रहेगी। तो वही बता रखा है कि यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा आपको मैप से समझाऊंगी। जो चीज इधर पे दिया हुआ है धुबरी वाला, तो इसको देखिए मैप से अगर हम देखेंगे तो ये रही आपकी दिहांग। दिहांग हम इसको कहाँ बोलते हैं, किस नदी का नाम दिहांग है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग है। तो ये तिब्बत से निकली हुई दिहांग नदी इसकी क्या है, दिहांग नदी इसकी सहायक नदी है, और दिहांग गार्ज बनाती है। ठीक है, कुछ लोग इसको गार्ज भी कहते हैं, कुछ लोग नदी भी कहते हैं। तो देखिए इधर पर सांगपो नदी इस प्रकार से चली आती है, इस प्रकार से आई और फिर क्या करती है, सांगपो नदी क्या करती है, इधर से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आती है। तो यही इस प्रकार से इन लोगों ने इसका दिशाओं का विभाजन किया हुआ था, इस प्रकार से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसी प्रकार से बता रखा था कि उत्तर पूर्व से दक्षिण, पश्चिम दक्षिण की ओर बहती है। तो इस प्रकार से बह गई, और ये जो गार्ज बनता है आपका, यानी गड्ढा कर देती है गहरा मोड़ के कारण, वो बनता है आपका दिहांग गार्ज, नाम याद रखिएगा। फिर क्या करती है, इधर पे धुबरी, ठीक है, धुबरी से 90 अंश पे मुड़ जाती है। अब आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्रकार से, यानी 90 अंश का कोण बना रही है। तो 90 अंश का कोण बना के क्या करती है, इधर पे आपको पता है गारो खासी जयंतियां अगर आपको दिख रही हैं तो ये आपका मेघालय है। ठीक है, तो इधर पे क्या करती है, इधर पे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये आपको बांग्लादेश का मैप दिखाऊं मैं आपको, इधर इस प्रकार से, ये रहा आपका बांग्लादेश का मैप। ठीक है, तो इधर पे क्या करती है, इधर पे धुबरी के समीप 90 अंश से मुड़ के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वाले इसका फिर से नामकरण करते हैं। तो इसका फिर से नामकरण करने से इनका नाम ये रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं ये यमुना। यमुना नहीं, यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी। ठीक है, इसका नाम रखते हैं जमुना। यमुना नहीं रखना है, जमुना। ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं लोग बाग, जमुना बोलना है इसको। ठीक है, जमुना किसका नाम है, तो जमुना, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, तीनों आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र में इधर कहीं पे आपका क्या पाया जाता है, तो इधर पे आपका क्या पाया जाता है, तो द्वीप पाया जाता है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप पाया जाता है जिसका नाम माजुली है, जो कि आपका साम्राज्य में पाया जाता है। इतना आपका हो गया। चलिए इसको आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी हमारा हो गया गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र, हमने उत्तर भारत के मैदान देख लिया। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए इसको थोड़ा प्रायद्वीपीय पठार आप लोग देखेंगे तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार आप देखेंगे तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। तो क्या है आपके प्रायद्वीपीय पठार, कहाँ पाए जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रायद्वीप क्या होता है, तो जो भाग स्थल का पानी से तीन तरफ से घिरा हो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय, यानी पेनिनसुलर। ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं यानी पेनिनसुलर। तो आप देखिए नीचे तो आपको मिलेगा इंडिया में हिंद महासागर, इधर पे मिलेगा आपको अरब सागर। ठीक है, इधर पे मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी।
ठीक है, BOB, इसको कहते हैं हम बे ऑफ बंगाल। तो अब आप देखिए तीन तरफ से पानी से घिर गया, अब तीन तरफ से पानी से घिर रखा है तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पठार, तो उनको कह देते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोना आकार वाला कठा-पठा भूखंड है। अब कठा-पठा क्यों है? जैसे आपने देखे कि पोर्ट आपके पाए जाते हैं, बहुत अच्छे आपके पोर्ट हैं, जैसे कि आपका कांडला पोर्ट है, ठीक है, आपके काफी पोर्ट इधर पर पाए जाते हैं। तो देखिए पोर्ट आपके जो पाए जाते हैं तो किस प्रकार से कठा-पठा, इसी के कारण तो पोर्ट पाए जाते हैं। कठा-पठा ना होता भूखंड तो पोर्ट नहीं पाए जाते आपके। तो देखिए तिकोना है, मैंने अभी आपको दिखाया तिकोना है, बन गया ना तिकोना, इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से तिकोना ही तो बन रहा है, यानी त्रिभुज के आकार का। तो ये जो आपका कुल्फी जैसा बाग है तिकोना ही बनता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 600 से 900 मीटर है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे दिल्ली, और इधर पर कटक, कटक आपको कहाँ मिलेगा? अरावली का विस्तार, ठीक है। पूरब में आप राजमहल की पहाड़ियां देखेंगे, और राजमहल की पहाड़ियां अगर आप देखेंगे तो कहाँ मिलेंगी? झारखंड में मिलेंगी। पश्चिम में गिर पहाड़ियां, गिर उठ आपकी पहाड़ियां, गिर पहाड़ियां आपकी कहाँ है? तो देखिए गिर पहाड़ियां आपको मिलेंगी गुजरात में, ठीक है। और गिर फॉरेस्ट भी आपके गुजरात में, गिर नेशनल पार्क भी आपके गुजरात में, सब कुछ आपका गिर नाम आ जाए तो गुजरात कर देना, ठीक है। गिर और गुजरात इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। गुजरात में भी आगे गा है और गिर में भी आगे गा है, तो गिर और गुजरात नाम याद रख लीजिए। तो गिर की पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी आपको? गुजरात में। दक्षिण में इलायची यानी कार्डामम, इलायची को इंग्लिश में कहते हैं हम कार्डामम, ठीक है। तो कार्डामम की पहाड़ियां, अब कार्डामम क्यों नाम रखा? क्योंकि यहाँ इधर पे ज्यादातर इलायची की खेती होती है, इलायची का उत्पादन होता है, इसलिए हमने इस पहाड़ी का नाम कार्डामम की पहाड़ियां रख दिया। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं, तो इन्होंने तो अभी प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बता दी, अब मैं आपको फिर से बताऊंगी सीमा। देखिए इधर पे इन्होंने किस प्रकार से बनाया, देखिए इधर पे अब आप मैपिंग से देखिए, मैपिंग से आप देखेंगे तो और क्लियर रहेगा। ये तो है आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली, तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली, और इधर पे आपकी कटक अरावली, ठीक है। पूरब में राजमहल, तो इधर पे अगर आप जाएंगे तो इधर पे मिलेंगी आपको राजमहल की पहाड़ियां, जो कि मिलती हैं आपको झारखंड में, ठीक है। और झारखंड में मिलती हैं, और झारखंड में आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो वहीं आसपास मिलती हैं आपकी गंगा नदी के आसपास झारखंड की पहाड़ियां, ठीक है। और उसमें आपकी छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। पश्चिम में गिर पहाड़ियां, इधर पर बात करेंगे पश्चिम में तो इधर पर मिलेंगी आपको गुजरात में गिर की पहाड़ियां। दक्षिण में आप बात करेंगे तो आपको मिलेंगी कार्डामम की पहाड़ियां। तो देखिए जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं, ये कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी पश्चिम घाट का हिस्सा हैं, और ये हमारी सबसे पश्चिमी पहाड़ियां मानी जाती हैं। पूछा जाता है एग्जाम में सबसे सबसे दक्षिणी पहाड़ियां, दक्षिणी पहाड़ियां किसको कहते हैं? तो वो आपकी कार्डामम की पहाड़ियां ही होती हैं। इलायची की पहाड़ियां आपकी सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, ठीक है। सबसे दक्षिण में आपको मिलेंगी, कभी कभी इधर में केरल आ जाता है, कभी कभी तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर देखिए केरल मिलेगा तो तमिलनाडु नहीं मिलेगा, अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु मिलेगा तो केरल नहीं मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केरल कर देना। वैसे मैंने अभी मैप में आपके गूगल मैप में देखा तो उसमें केरल में स्थित है, ठीक है। लेकिन पहाड़ियां हैं, कोई ये इस प्रकार से बैठ तो जाएंगी नहीं, ठीक है, थोड़ी सी तो बैठ जाएंगी नहीं, पहाड़ियां हैं फैली होती हैं, तो हो सकता कुछ भाग आपका तमिलनाडु में निकल जाता हो इसका। तो इसी प्रकार से किसी बुक में आपका केरल भी मिलता है, किसी में केरल तमिलनाडु दोनों मेंशन होता है, किसी में अकेला तमिलनाडु कर देते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इलायची की जो पहाड़ियां आपकी केरल तमिलनाडु दोनों जगह पे हल्का फुल्का फैली हैं, और इसका जो है अगर आपको राज्य टिक करने के लिए आए तो मैंने देखा है कई क्वेश्चन में या तो केरल मिलता है या फिर आपको तमिलनाडु मिलता है, दोनों आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका? शिलोंग, ठीक है। शिलोंग आपका मेघालय में पाया जाता है, यानी मेघालय में स्थित है शिलोंग। इसके बाद कार्बी एंगलोंग का पठार भी भूखंड का विस्तार है। तो हमने तो बताया था ना आपको कि प्रायद्वीपीय पठार है, जो मैंने मेघालय का पठार और आपको कार्बी एंगलोंग के पठार भी पढ़ाए थे। तो उसमें क्या था कि मालदा भ्रंश से अलग हो रहे थे, और मालदा भ्रंश आपका कहाँ पाया जाता है? तो मालदा भ्रंश आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग हो रहे थे। कार्बी एंगलोंग पठार मैंने आपको किस राज्य में बताया था? तो मैंने आपको असम में बताया था। शिलोंग कहाँ बता दिया? तो शिलोंग मैंने आपको मेघालय में बता दिया। तो इसी भूखंड का विस्तार है, ठीक है। और ये मालदा भ्रंश कुछ इस प्रकार से बीच में भ्रंश बना हुआ है, इसको कहते हैं हम मालदा भ्रंश, और ये मालदा भ्रंश जो है आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इस पठार को नॉर्थ ईस्ट के इस पठार को
को, किस पठार को, शिलोंग यानी मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर देता है। कौन करता है? मालदा भ्रंश। एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि कौन सा भाग जो है इन दोनों पठारों को अलग करता है, तो वो आपका मालदा भ्रंश ही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये क्या बना रखा है? बहुत सारे पठारों से मिलकर बना है। एक तो पठार है नहीं, अलग राज्यों में लोग बाग अलग अलग उसको नाम देते हैं। ठीक है, सबकी अलग होता है। क्या होता है? हमारे घर का नाम कुछ होता है, ठीक है, बचपन का नाम कुछ होता है, स्कूल का नाम कुछ होता है, तो इस प्रकार से दोस्त कुछ अलग नाम रख देते हो, अलग अलग नाम होते हैं। इसी प्रकार पठारों पहाड़ियों के भी नाम अलग अलग हैं आपके, किसी राज्य में अलग है, किसी देश में अलग है, अपने अपने मन का नाम रखते हैं। ठीक है, अपने अपने मन का नाम रख दिया, तो उसी प्रकार से पठारों का भी नाम रखते हैं लोग। तो देखिए, जैसे कि देखिए इधर पे आपका पूरा पठार इसमें बता रखा है कि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। तो देखते हैं, जैसे कि आपका हजारीबाग का पठार, कौन सा? हजारीबाग का पठार। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हजारीबाग का पठार आपका कौन से पठार का हिस्सा है? तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा। और छोटा नागपुर आपको पता है कि झारखंड में अधिकतर फैला हुआ है। ठीक है, ये अकेला झारखंड में नहीं मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है थोड़ा बहुत। जो आपका छोटा नागपुर का पठार है थोड़ा बहुत जो है आपका कहाँ मिलता है? ये उड़ीसा में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उड़ीसा में मिलेगा वो, ठीक है, आपका ये सॉरी झारखंड में मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है, और ये उड़ीसा में ना मिलकर छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, ये आपका झारखंड में मिलेगा, आपको झारखंड में तो मिलेगा ही, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलता है। तो ये हजारीबाग जो पठार है ये किसका हिस्सा है? तो ये आपका किसका हिस्सा मिलेगा? आपको छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इस चीज को याद रखिएगा। एक आपको पलाऊ मिल जाएगा। रांची का पठार आपको कहाँ मिलेगा? रांची कहाँ है? रांची आपकी झारखंड का ही तो बड़ा शहर है, तो रांची का पठार आपको झारखंड में मिलेगा। मालवा का पठार, अब देखिए मालवा का पठार आपको कहाँ मिलेगा? तो मालवा का पठार मध्य भारत के पठारों में गिनती करी जाती है इसकी। किसमें? मालवा का पठार आपको कहाँ मिलता है? तो ये मध्य भारत में ही इसकी गिनती करी जाती है। मध्य भारत में गिनती करी जाएगी तो कहाँ मिलेगा? एमपी में। तो मालवा का पठार पूरा आपका एमपी में फैला हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब जैसे आगे देखते हैं, इसमें कोयम्बटूर का पठार, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में फैला है इसका। कर्नाटक राज्य के ही नाम पे है, तो कर्नाटक होता है। ठीक है, कर्नाटक यानी कर्नाटक पठार यह भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है। तो इन लोगों ने इतने बता दिया, मैं कुछ आपको मैं भी बता दूं। तो देखिए, मालवा का पठार आपका मध्य भारत में तो आता ही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मारवाड़ का पठार भी आपका, नाम लिख लीजिए, इसके 4 पठार हैं आपके मध्य भारत में आते हैं। जो मारवाड़ का इन्होंने नहीं दिए है इसमें, तो मारवाड़ का पठार आपका मध्य भारत में आता है। मालवा का तो मैंने बताया है, मारवाड़, मालवा। और तीसरा आता है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कैसे छूटेगा? बुंदेलखंड तो यहाँ पे है ही आपका। तो बुंदेलखंड का पठार कहां पर मिलेगा? तो मध्य भारत में मिलेगा। और बुंदेलखंड के साथ साथ बघेलखंड का भी मिलता है। किसका? बघेलखंड। इसको भी मैं आपको लिख के बताऊं तो देखिए, बघेलखंड। तो ये सब आपके पठार किसके हैं? तो मध्य भारत के हिस्से हैं। ये चारों पठार आपके मध्य भारत के हिस्से हैं। बाकी छोटा नागपुर पठार भी आपका मध्य भारत में आ जाएगा। मेघालय का पठार आपको मेघालय में मिलेगा। दक्कन का पठार आपका पूरा साउथ में मिलेगा। इसको भी हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ पठार भी मिलता है आपको अलग से। तो छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन उसका एक नया नाम होता है बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार का नाम क्या होता है? बस्तर का पठार। तो उसका नाम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ डायरेक्ट लिख के नहीं देता है एग्जाम में, बस्तर लिख के देता है अधिकतर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के से तो आप छत्तीसगढ़ लगा देंगे, लेकिन बस्तर लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बस्तर पूछे तो हमें क्या क्या लिखना है? छत्तीसगढ़ में लिखना है। ठीक है, राज्यों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा पठार जो है आपका किस भाग में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। चलिए इसको आगे देखेंगे। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है। देखिए, मतलब मस्त कंसेप्ट है आपका, पश्चिम से पूरब की ओर। इस प्रकार से मान लीजिए, ये रहा आपका, मान लीजिए क्या, ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो बात कर रहा है इस पश्चिम से, अगर हम पूरब की साइड इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, आ रहे हैं हम इस साइड, तो इसकी जो बता रखा है कि इधर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और जैसे ही हम आते हैं तो इसका जो स्लोप है, ढलान है, कम होती जाती है। अब आप कैसे कहेंगे? कोई उधर पर नापने तो चला नहीं गया कि आपने उसको मेजर कर लिए जाके। ठीक है, अभी आप लोग कहेंगे कि मेजर तो किया नहीं है, नहीं किया मेजर, लेकिन अब आप एक चीज बताइए कि फिर क्यों नदियों का बहाव इसी दिशा में जाता है, यानी पूरब की दिशा में जाता है, यानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ढलान इस साइड की है। इस चीज को याद रखिएगा। आपकी ऊंचाई किस साइड मिलेगी? आपको पश्चिम की साइड, पूरब की साइड ढलान मिलेगी कम। ठीक है, तो जब ऐसी ढलान है आपकी, इस प्रकार से इस साइड ढलान है, इस साइड ढलान है, तो ढलान जब इस साइड है तो नदियां किस साइड गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, बिल्कुल गिरेंगी। इसलिए अधिकतर नदियां पूरब की साइड बह के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं।
ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए। तो लो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां क्या हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जाती हैं। और वो रखा है कि अरब सागर की नदियां, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं प्रायद्वीप की? तो जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो नर्मदा और तापी गिरती हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है क्योंकि बड़ी नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, गिरती कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है। और जो जितनी आपकी हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो तो सारी की सारी आपकी कहाँ जाती हैं? उनका पूरा नदीय तंत्र आपका कहाँ जाता है? तो वो सारे का सारा आपका भी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। अब आगे देखिए, कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताइए जो पूरब की ओर प्रवाहित नदियों के संबंध है। यानी जो पूरब की सारी नदियां जाती हैं वो कुछ इस प्रकार की क्या बनाती हैं? कुछ क्या बना देती हैं? कुछ आकृतियां बना देती हैं। तो सबसे बड़ी जो आकृति आपकी होती है वो तो आपकी क्या है? जो आपका है डेल्टा। ठीक है। जो आपकी पूरब की साइड नदियां जाती हैं, जो आपकी पश्चिम की साइड नदियां जाती हैं, पूरब की साइड तो आपकी डेल्टा बनाती हैं लेकिन पश्चिम की साइड जाने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, मुख्य है। ठीक है, पूछा जाता है ये। आगे देखिए क्या है, इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर आता है, ब्लॉक पर्वत आता है, भ्रंश, ब्लॉक पर्वत को हम भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, विभ्रंश भी कह देते हैं। ठीक है। भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी आता है। ठीक है। क्वार्टजाइट आता है, क्वार्टजाइट की भित्तियां। तो अब देखिए इधर पे ब्लॉक पर्वत, तो जो आपके बिंद और सतपुड़ा के पर्वत हैं, ठीक है, बिंद और सतपुड़ा के पर्वत हैं वो आपके कैसे पर्वत हैं? ब्लॉक हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि ब्लॉक पर्वत के नाम बताइए, तो बिंद एवं सतपुड़ा के जो पर्वत हैं आपके, जो एमपी में फैले हुए हैं अधिकतर, ठीक है, अधिकतर, पूरे नहीं एमपी, पूरी एमपी को कवर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एमपी में, ये राजस्थान में भी फैले हुए हैं, हरियाणा दिल्ली में भी जाते हैं। ठीक है। बिंद की जो है आपकी, तो ठीक है, तो बिंद और सतपुड़ा जो आपका है ब्लॉक पर्वत है, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश पर्वत। अब जो भ्रंश पर्वत है तो उधर पे आपकी भ्रंश घाटियां बनेंगी। अब भ्रंश घाटियां उधर पे बनेंगी तो उधर पर क्या होता है? जब भ्रंश घाटियां यानी घाटियां यानी नीचे की साइड घटान, मतलब नीचे की साइड धसा हुआ होगा। तो अब देखिए इस प्रकार से अगर एक मिनट इधर पर देखिए, इस प्रकार से अगर बन जाए तो बताइए ये रहा आपका पर्वत। ठीक है, ये तो रहा आपका पर्वत। ठीक है, ये रहा आपका पर्वत, तो इसको हम कहते हैं कि ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत। और ये जो घाटियां बन रही हैं आपकी इस प्रकार से, ये जो घाटियां बन रखी हैं तो इधर से क्या होता है? नदियां निकलने लगती हैं। तो नर्मदा और तापी आपकी इसी प्रकार की नदियां हैं जो कि आपकी भ्रंश घाटी से निकलती हैं। ठीक है। और बिंदु सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से निकलती हैं, उसको हम नदियों में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो नर्मदा और तापी आपकी कैसी नदियां कहाँ की हैं? जो कि भ्रंश घाटी से निकल के बिंदु सतपुड़ा की भ्रंश घाटियों से निकल के अरब सागर में जाके गिरती हैं, यानी पश्चिम की साइड गिरती हैं। तो चलिए अब इसको आगे देखें। जो प्राकृतिक जल संग्रहण के स्थल हैं, तो जल संग्रहण यानी ये जो स्थल है इन्होंने इतने सारे बता दिए, कौन कौन से बता दिए? ब्लॉक पर्वत से ब्लॉक पर्वत से आपकी भ्रंश घाटियां, तो जल संरक्षण यानी जल यहाँ पे जल का संग्रहण होता है। जल का संग्रहण यानी यहाँ तो नदियां बहेंगी, यहाँ इधर पर रुक जाता है जल। तो ये जो कुछ इस प्रकार से आपका टेकरी, क्वार्टरजाइट, ये सब आपका जो बन रहा है, ठीक है, टॉर बन रहे हैं, पर्वत स्कंद बन रहे हैं, नगन चट्टाने संरचना है, तो इधर पे आपका पानी का रुकना हो जाता है यानी संग्रह हो जाता है पानी का। चलिए आगे देखेंगे इधर पे इस पठार के पश्चिम और इसको चलिए आगे देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निंजन भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। यानी पुनरावृत्ति यानी ये सब चीजें बार बार होती रहती हैं। भ्रंश यानी कोई चीज टूट रही है आपकी तो बार बार टूटता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब जब पर्वत है, पहाड़ है, पर्वत तो वो टूटते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी सब प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। जब हम उसको फिजिकल भूगोल पढ़ेंगे तो उधर पे आपको समझ में आएगी कि किस प्रकार से पर्वत बनते हैं, किस प्रकार से टूटते हैं, प्लेटें किस प्रकार से टकराती हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो चीजें आपको उधर से पूरी क्लियर हो जाएंगी। एक बार में कोई चीज हमें समझ में नहीं आती, हमें उसके लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है, यानी बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना पूरी। इसके बाद जब मैं फिजिकल भूगोल पढ़ाऊं तो उधर पे क्या करना है, आपको चीजें को आपको जोड़ना है यानी रिलेट करना है। और जैसे ही आप चीजों को उधर पे जोड़ेंगे तो फिर जब आप ये वाला भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला भूगोल आप आके फिर पढ़ना, तो जब जैसे ही आप ये वाला भूगोल पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर चीजें आपकी कनेक्ट होने लगेंगी। और जैसे ही चीजें कनेक्ट होंगी तो यानी सब्जेक्ट आपका क्लियर होने लगेगा। अब आगे देखिए क्या है, जैसे बता रखा है कि भूकंपीय हलचलें होती हैं, तो जैसे ही प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप हलचलें होती हैं। अब प्लेट टकराना अगर आपको नहीं पता है तो जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि प्लेटें कैसे टकराती हैं, प्लेटें कैसी हलचल करती हैं और किस प्रकार से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं, पर्वत बनते हैं, किस प्रकार
से आपके भ्रंश पर्वत बनते हैं, किस प्रकार से आपके ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, किस प्रकार से आपके बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन बनते हैं, सब आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। तो बता रखा है कि जो बार बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, भूकंप की क्रियाएं होती हैं, भूकंप की क्रियाएं यानी भूकंप आता है, पुनरावृत्ति बार बार हो रही है भूकंप आने की। भूकंप आता है तो क्या होता है, खड़ी खड़ी बिल्डिंग गिर जाती है कि नहीं भूकंप आने से। पहाड़ पर्वत है तो उनका भूस्खलन होने लगता है, यानी पर्वत पठार हल्के से टूटने लगते हैं अगर कमजोर है तो मतलब ये प्रक्रिया आपकी जब बार बार होती है, ठीक है, जब बार बार होगी तो वही बता रखा है कि प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड, नदी खंड यानी नदियों के द्वारा कुछ खंड बन जाए तो उसको नदी खंड कहेंगे, और जब महाखंड यानी गहरा गड्ढा करके गार्ज बना दें, इंग्लिश में इसको जॉर्ज बोलते हैं, GARG बोलते हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग इसकी होती है GARG, जॉर्ज, और हिंदी में बोल देते हैं गार्ज या फिर महाखंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिहांग महाखंड, दिहांग आर्य बताया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसके धरातल को जटिल बनाते हैं तो क्या होता है, एक जब खंड बन जाता है आपका, बड़ा सा खंड बन गया, गड्ढा हो गया, तो वही बता रखा है कि गड्ढा बन जाता है। चंबल भिंड मुरैना खंड इसके उदाहरण है। तो अब आप देखिए जो आपकी चंबल नदी है क्या करती है, गड्ढे कर देती है, ठीक है। जो आपके चंबल नदी है क्या करती है, ये नदियां क्या करती हैं आपकी, जैसे चंबल भिंड मुरैना, यहाँ पे जो चंबल भिंड मुरैना के क्षेत्र हैं MP के, अधिकतर आपने देखा होगा कि यहाँ पे डाकू पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये क्षेत्र आपके जो डाकुओं के होते हैं, ठीक है। तो जो चंबल नदी आपकी क्या करती है, बहती रहती है, और बाढ़ वगैरह आ जाए या कुछ इसमें हो जाए तो क्या करती है, अपनी दिशा चेंज कर देती है। अब जहां से बह रही है उधर का नदी का पूरा रास्ता बना हुआ है, और इसने एक समय पे क्या हुआ, उसको चेंज कर दिया रास्ते को, तो ये चेंज करती रहती है रास्ते को, ठीक है। जैसे इसने अपने रास्ते को चेंज किया चंबल नदी में, तो वो जो जगह है वो खंड बन गए, यानी वो गहरी खाइयां टाइप की इस प्रकार से बन गई। तो जो चंबल नदी के उधर पे जो खंड बने हैं उनको हम कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि बीहड़ किस नदी से संबंधित हैं, तो वो हमारी किस नदी से संबंधित है, चंबल नदी से संबंधित है। तो जो आपके पान सिंह तोमर मूवी है और उसकी जो स्टोरी दिखाई गई है, और वो उनकी जो पूरी गैंग जहां पर रहती थी बीहड़ नदी में, बीहड़ में ही रहती है, ठीक है। जो आपके पान सिंह तोमर की चंबल नदी के किनारे गैंग रहती थी पहले, वो बीहड़ नदी, बीहड़ में, बीहड़ खंडों में ही रहती है। बीहड़ कहाँ बनते हैं आपके, तो चंबल नदी के द्वारा जो खंड बनाए गए हैं उसको ही हम बीहड़ कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए तो ये आपके हो गए बीहड़ भिंड मुरैना। अब देखिए इसमें क्या है आगे, इसमें क्या है, मुख्य उच्च बल लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया। तो अब पठार बांट दिए, कौन कौन से बांटे, दक्कन के पठार, उत्तर पूर्व में आपके कार्बी आंगलोंग मेघालय या आपके शिलोंग के पठार आ जाएंगे। मध्य उच्च भूमि के पठार मैंने आपको बता दी है, मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। दक्कन का भी हम देखेंगे, दक्कन का देखिए आपका किसका, डेक्कन भी बोलते हैं इसको, दक्कन भी बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जब आपकी कुल्फी बनती है ना, तो कुल्फी बनती है, तो इधर पे जो आपका दक्कन का पठार बनता है वो कुछ इस प्रकार का इतना बड़ा सा बनता है, यानी ये दक्कन का पठार है आपका। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, ठीक है, अब इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पठार भी है आपके, अभी इसको 2 दिन और लगेंगे इसको कवर करने में। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और कोई चीज आपको समझ में इधर पे आ रही हो, अगर आप वीडियो पर अंत तक अभी तक हैं तो चीजें आपको क्लियर है कि समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।